नमस्कार, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर दीपिका मिन्हास और आज हम हर दिन हर घर आयुर्वेद 2022 स्लोगन फॉर आयुर्वेदा डे और उसके साथ में आज टॉपिक जो हम लेने जा रहे हैं दैट इज़ आयुर्वेदा डाइट इम्पोर्टेंस एंड अवेयरनेस। और हमारे साथ दो डॉक्टर्स जो कि पंचकर्मा विभाग से हैं वो प्रस्तुत हैं। नंबर 1 डॉक्टर मृदु शर्मा, वाइस प्रिंसिपल है श्रीमती उर्मिला देवी भी, साथ में एसोसिएट प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ पंचकर्मा, और साथ में है डॉक्टर सोनिका चरियाल, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं पंचकर्मा विभाग में। और इसी के साथ अब हम अपना क्वेश्चन आंसर राउंड शुरू करते हैं। तो डॉक्टर मृदु, आपके लिए मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डाइट अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा? सी डाइट इज़ अ वेरी वास्ट पर्सपेक्टिव इन आयुर्वेदा। आयुर्वेदा में जो सबसे पहले जो है वो स्वास्थ्य को इम्पोर्टेंस देती है। और जब भी हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो चरक संहिता जो हमारी फर्स्ट बुक है तो उसमें जो है वो स्वास्थ्य चतुष्टय के अंडर ही हमें जो है सेकंड चैप्टर में ही हमें जो है वो यवागु बताई गई है, जो कि डाइट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आयुर्वेदा में डाइट जो है दैट टोटली डिपेंड्स ऑन डाइजेशन। अगर किसी की डाइजेशन अच्छी है तो आगे उसके जितने भी हमारे वर्ग किए हैं, शुक वर्ग, शिम्मी वर्ग, अन्य वर्ग के अंडर आते हैं ये, जिसमें गेहूं, चावल, ये सब चीज़ें या दालें आती हैं। इसके अलावा जो है वो फ्रूट्स बताए गए हैं, फल वर्ग बताया है, हनी बताया है मधु वर्ग के अंडर। पानी आपको किस तरह का पानी किस सीजन में पीना है ये भी बताया गया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो आहार के अंडर ही जो है वो आयुर्वेदा में आती हैं। बट ये सब चीज़ें डिपेंड करती है आपकी डाइजेशन के ऊपर कि आपकी डाइजेशन कैसी है। क्योंकि आज के टाइम में हम क्या सोचते हैं कि गर्म पानी पीने से, जैसे गर्म पानी में अगर आप शहद डाल के पियो या नींबू डाल के पियो तो उससे पतले होते हैं। वो एक तरह का विरुद्ध आहार है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, क्योंकि आयुर्वेदा में हनी जो है वो गर्म पानी में नहीं डाला जाता। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर सोनिका के लिए कि विरुद्ध आहार होता क्या है? मैं डॉक्टर मृदु की बात को एक कंटिन्यू करना चाहूँगी। जो हनी है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, अगर उसको गर्म करके लिया जाता है तो वो विरुद्ध आहार में कंटिन्यू होता है, राइट। अब जो विरुद्ध आहार है, जैसे हम आजकल बहुत कॉमन है शेक्स, बनाना शेक, जो फल है अगर उसको हम मिल्क के साथ क्लब करेंगे तो वो एक विरुद्ध आहार में काउंट अप होगा। दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आम, वो चैनल्स को क्लॉग करेगा एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डिजीज ऑल्सो। तो विरुद्ध आहार को अगर हम देखते हैं तो वो आम प्रोडक्शन करता है। तो मैं आम को अगर एक्सप्लेन करूँ, एज वी ऑल नो दैट अग्निमांद्य इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आम। अग्निमांद्य को अगर हम एक लेमैन की वर्ड में समझे, अनडाइजेस्टेड फूड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आम। उससे पहले हमें समझना होगा कि डाइजेस्ट। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि डॉक्टर में तो बता ही रहे हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो आयुर्वेदा में लंघन के रूप में लिया जाता है। तो लंघन आयुर्वेदा में क्या है, उसका क्या ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, मेरा ये क्वेश्चन है। जो लंघन है बेसिकली आयुर्वेद में एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। जो वाग्भट है उसने दो तरह से, हमारे ऋषि हैं एक बुक लिखी है उन्होंने, तो उसमें दो तरह की ट्रीटमेंट बताई है, संतर्पण और अपतर्पण। संतर्पण मतलब कि अगर किसी को किसी चीज़ की कमी है तो उसको वो चीज़ खाने को दो और वो कमी पूरी करो। और अपतर्पण मतलब अगर कोई चीज़ एक्सेस में है तो वो चीज़ जो है उसकी बॉडी से निकाल दो, तो निकालना इस लंघन। और चरक जो है उन्होंने 10 टाइप का लंघन बताया, जिसमें कि पंचकर्म भी आता है। चतुष्प्रकार संशुद्धि मतलब अगर हमारे जो पंचकर्म में 5 ट्रीटमेंट है तो 5 में से 4 जो है वो लंघन करवाती हैं। इसीलिए आजकल जो पंचकर्मा है वो वेट लॉस के लिए या फिर फैट रिडक्शन के लिए भी एक तरह से बहुत फेमस हो रहा है। बाकी इसके अलावा गर्म पानी पीना, भूखे रहना, गर्मी में रहना, ज़्यादा काम करना, ये सब चीज़ों से भी जो है वो वेट लॉस होता है या लंघन है आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली। तो एक तरह से देखा जाए तो लंघन जो है, जो आजकल जिम, योगा एंड एवरीथिंग दैट कम्स अंडर लंघन। नहीं, और वैसे भी जैसे जो भी डिजीज आजकल हो रही है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, उनके लिए सबसे बेस्ट अगर हम किसी को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं दैट इज लंघन। यस, ओके, यस वी कैन से दैट। ओके, ओके। और पंचकर्मा में लंघन की क्या इंपॉर्टेंस है? पंचकर्मा में अगर हमें दोषों का पाचन करना है तो दोषों का पाचन जो है वो सबसे अच्छा लंघन से ही हो सकता है। सबसे पहले एक डिजीज बहुत कॉमनली ज्वर, उसमें वो है रस प्रदोषित व्याधि। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद हम उसको रस प्रदोषित व्याधि मानते हैं। अब उसको ठीक करने के लिए जब स्टार्टिंग में फीवर होता है तो हमारे एंशियंट टाइम पे भी हमारे दादी माँ उसका टाइम में बोलते थे कि आपको फीवर हो रहा है तो आप अपने पेट को थोड़ा सा आराम दीजिए, राइट। मतलब दैट मीन्स लंघन करिए। लंघन करने से क्या होगा, आपका दीपन पाचन भी होगा और जठराग्नि एक तरह से प्रदीप्त होगी। जो पहले से आम आहार बॉडी में पड़ा हुआ है वो डाइजेस्ट होगा।
तो सबसे अच्छी चिकित्सा जो है वो ज्वर में लंघन। लंघन मानी जाती थी। तो जितने भी हमारे श्रोतागण सुन रहे हैं, अगर उनमें से किसी को भी फीवर रहता है या किसी भी टाइप का है, तो ऐसा नहीं करना है कि आप जाके कॉफी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, या वो फिर स्रोतों का हाँ। अवरोध करेगा एक तरह से। कुछ भी आप खा रहे हैं रैंडमली। लोग लाइक आहार की बात की जाए तो एक और चीज है कि आप खिचड़ी खाओ या मूंग दाल खाओ, तो हाँ, उसके बिल्कुल। पीछे भी क्या लॉजिक है? भूख लगती है सिर्फ तभी खाना खाओ, वो और भी एक मूंग तरह का की दाल लंघन है। ही हम क्यों बोलते हैं? सबसे फेमस है कि कोई भी बीमार हो, चलो मूंग की दाल खाओ, तो क्या इजीली है? डाइजेस्टेबल इजिली डाइजेस्टेड, बिकॉज लघु है, रुक्ष है वो बहुत। और जैसे ही जब किसी को कोई बीमारी होती है, अगर फीवर की बात करें तो उसके ऑब्स्ट्रक्शन है, उसका जो स्रोतस है, जैसे हम बोलते हैं उसको स्वेट नहीं आता, मतलब पसीना आ गया तो तो fever ठीक उसका हो गया। फीवर ठीक हो गया। तो जो मूंग की दाल है वो जो अवरोध है उसको ठीक करने वाली, अनुलोमन करने वाली हमारी भाषा में, मतलब वो जितने भी ऑब्स्ट्रक्शन है उसको क्लियर कर सकती है, मतलब इजीली डाइजेस्टेबल है और दोबारा भूख भी लगवाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि और कौन कौन सी डिजीज है जिनमें हम ये लंघन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं? और तो वो- ज्वर हो ही गया, बहुत कॉमन है ये तो। पेन एंड स्टिफनेस जो हमें बहुत इसमें रहते हैं, इसको हम बोलते हैं कि आम वात है। या अगर आम वात को डिजीज में ना भी लें, अगर हम नॉर्मल भी बात करें, जैसे वर्षा ऋतु में बहुत ज्यादा पेन स्टिफनेस बढ़ती है, तो वहाँ पे लंघन बहुत ज्यादा आपका स्किन डिजीज में, स्किन डिजीज में लंघन आपको बहुत डायबिटीज में लंघन इनिशियली, क्योंकि वो हमारे अकॉर्डिंगली, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग डायबिटीज होती है उसको है जो आज से सुखम स्वप्न सुखम, जो आराम से खाता है आराम से सोता है। तो इनिशियल स्टेज में दो तरह के, वो आगे फर्दर क्लासिफिकेशन है, पर टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस में जो है वो लंघन काफी अच्छा है। और आप लोग बार बार सुन रहे होंगे कि आम वात, तो आम वात जो है वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस को बोला जाता है, आरए जिसको, क्योंकि ऐसा होता है ना कि आम वात क्या होगी, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस। और आपने एक ज्वर गिना दिया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, डायबिटीज, और कौन कौन सी लाइक? आयुर्वेद में इसके जैसे किसी को बार बार जुकाम रहता है रिकरेंट, अगर किसी को जो है वो नोज इश्यूज है, नोज इश्यूज एज इन कोल्ड इश्यूज है, सॉरी पार्डन माय वर्ड्स, सो तो उसमें जो है वो लंघन करवाने को बोला, और ऐसा बोला कि अगर 5 दिन कोई लंघन करता है अच्छे से, अब मैंने आपको बताया कि 10 तरह का लंघन है, पर हर किसी के लिए डिफरेंट लंघन है, तो जो उसके लिए अप्रोप्रिएट है, अगर वो लंघन वो 5 दिन के लिए करता है तो वो उस डिजीज से फ्री हो जाएगा। इसके अलावा आई डिजीज में अभिशंद, कैटरैक्ट, वेरी कॉमन, कंजक्टिवाइटिस में जो है वो लंघन बहुत अच्छा है, बहुत से नेत्र रोगों में जो है वो लंघन करने को बताया गया। ठीक ठीक ठीक। और कोल्ड जो मैम बता रहे, रीअकरेंस हो रही है बार बार, तो और उसमें अगर आप एलर्जिक राइनाइटिस हाँ जी, ले सकते हैं, या फिर साइनोसाइटिस आजकल, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉमन है, तो इसमें भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। बिकॉज लंघन एक तरह से अग्नि को ही बढ़ाएगा हमारी। क्योंकि मेन अगर इस टॉपिक को हम कंक्लूड कर रहे हैं तो सारा काम जो है वो आपकी डाइजेस्टिव फायर का है। अगर उसको आप जैसा सर्वरोगापि जयम तो मंदाग्नो, अगर आपकी डाइजेशन ठीक नहीं है तो आपको बीमारी होगी ही होगी, तो इसलिए डाइट जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। तो नॉर्मली जो हेल्दी है उसको कैसी डाइट लेनी चाहिए? बिकॉज अभी तो हम सारा का सारा डिजीज पे फोकस थे कि कैसे वो कौन सी बीमारी हो रही है या कैसे डिजीज है, तो आपको क्या क्या उसके क्यूरेटिव सीजन के अकॉर्डिंगली, जैसे अब जो है वो सीजन चेंज हो रहा है, अगर इस टाइम पे भी आप जो है वो आइसक्रीम खाओगे, जैसे बारिश हो रही है आप बारिश में भीगोगे कि चलो जाती बारिश है, तो ये सब चीज़ें बीमार करेंगी। तो एक हेल्दी पर्सन को अकॉर्डिंग टू सीजन जो है उसकी डाइट लेनी चाहिए। बाकी अगर कोई ज़्यादा एडवांस में जाता है तो वो प्रकृति और दोष देख सकता है, बट फॉर अ लेमैन आपका जैसा सीजन है उसके अकॉर्डिंगली, और गर्म खाना और फ्रेश बना खाना जो है वो दैट कंट्रीब्यूट्स टू हेल्थ। बार बार गर्म करके अगर हम वो खाएंगे तो वो एज अ विरुद्ध आहार ही काउंट हो जाएगा। तो आप जितना भी आपकी नॉर्मली किचन में अवेलेबल है आप वैसा ही फॉलो करो, और जिस रीजन में रह रहे हो उस बिल्कुल। रीजन अब के जैसे अकॉर्डिंग। शरद ऋतु चल रही है, सबको पता है शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है, तो हम अपनी किचन से ही अगर स्टार्ट करें तो धनिया इज वेरी गुड, पित्त शामक माना जाता है। धनिया पुदीना दोनों ही बहुत अच्छा पित्त शामक होता है। बर्निंग मिक्चुरेशन रहती है तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं, है ना, एकदम जलन मिटाता है। हाइपर एसिडिटी अगर बहुत ज़्यादा रह रही है तो हम कुजा मिश्री का यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा पित्त शामक माना जाता है। मतलब आयुर्वेदा स्टार्ट्स फ्रॉम योर किचन ओनली, तो हम अपनी किचन से ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें उठा सकते हैं जो हेल्पफुल रहेंगी। तो आपको बहुत सारा जो है वो नॉलेज मिल रहा है। होम रेमेडीज में इसको काउंट ना करें, बिकॉज दे बोथ आर वेरी एजुकेटेड एंड वेल नोन डॉक्टर्स। तो अगर आपको ये बता रहे तो आप फिर भी अगर आपको मतलब फॉलो करना है इस चीज़ को, तो आप प्लीज़ किसी भी अच्छे डॉक्टर जो आपके आसपास हैं उनका चिकित्सीय परामर्श लेके ही करें। और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब आहार हम लेते हैं दिन में 3 बार खाता है, कोई ऐसा भी होता है जो 4 से 5 बार, कुछ जो लोग हैं क्योंकि आजकल शिफ्ट्स में काम होता है
तो रात में काम कर रहे हैं, दिन में मतलब सो रहे हैं, तो ऐसा इसका भी इफेक्ट पड़ रहा है, चाहे आप कितना भी, अब मूंग की दाली कोई खा रहा है या चावल, ऐसे भी पेशेंट्स है ना जो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम तो बिल्कुल हेल्दी खाते हैं, फिर हमें कैसे बीमारी हो गई। तो उसके पीछे और कोई लॉजिक भी है, अकेला आहार? जी, जब हम आयुर्वेद में बात करते हैं तो हम आहार के साथ हमेशा विहार करते हैं कि आप कैसे रहते हैं, वो चीज़ बहुत मैटर करती है। जैसे किसी की अगर नाइट ड्यूटी है तो आयुर्वेद में उसके लिए सिद्धांत है कि पहली बात तो रात को जागना नहीं है, बट अगर आपकी मजबूरी है जागना तो जितना आप रात को जागे उससे आधा टाइम आपने दिन में सोना है। और अगेन एक और कंसेप्ट है आयुर्वेद में कि जब भूख लगे तभी खाना खाना, ये आज के टाइम में हार्डली कोई फॉलो करता है, क्योंकि हम सब शिफ्ट्स पे हैं, हम सब ड्यूटीज़ पे हैं, तो हमारा ब्रेकफास्ट का भी एक टाइम सेट है, लंच का भी एक टाइम सेट है, डिनर का भी एक टाइम सेट है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम हमारे जो है वो फेक एपेटाइट बहुत है इंस्टेड ऑफ ओरिजिनल। क्योंकि कई बार जैसे पेशेंट्स आते हैं तो हम उनसे पूछते हैं आपको भूख लगती है कि आप टाइम देख के खाना खाते हो, तो 60% लोग ये बोलते हैं टाइम देख के खाना खाते हैं। जो 60% उनसे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो कि अगर आप बाई चांस खाना ना खाओ तो आपको भूख रहती है, तो बोलते नहीं नहीं रहती, तो दैट इज फेक एपेटाइट। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नाइट में प्रोटीन ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, स्पेशली ना, जिम, बिल्कुल, और बिल्कुल। ऐसा बोलेंगे कि हमने एक मील स्किप कर दिया, बिल्कुल। पर उसकी जगह उन्होंने प्रोटीन शेक्स या कुछ भी तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रोटीन हमें उतना ही चाहिए जितना हमारी हाइट एंड बॉडी में। फॉर एग्जांपल अगर 50 kg हमारा वेट है तो हमें 50 ग्राम प्रोटीन इज सफिशिएंट, और वो हमें अपनी नेचुरल डाइट से, नॉर्मल डाइट से मिलता है, तो उसके लिए सेपरेट कोई हम लेने की नीड नहीं है कि हम सेपरेट कुछ प्रोटीन डाइट ले रहे हैं या सप्लीमेंट ले रहे हैं। जो प्रोटीन सप्लीमेंट सेपरेट ले रहे हैं दैट रियली कॉज हार्ट डिजीजेस, बहुत कॉमनली हमने आज को देखे भी हैं कि बहुत कॉमन इश्यूज भी हैं। और जब हम हेल्दी डाइट की बात करते हैं तो लोग बोलते हैं हम रात को खाना ही नहीं खाते, या हम रात को बिल्कुल। सिर्फ एक चपाती खाते हैं, सिर्फ दाल पीते हैं, सिर्फ सैलेड खाते हैं, फिर भी बीमारी है। तो वो इसलिए है क्योंकि वो एक हेल्दी खाना नहीं है। हेल्दी खाने में जो है वो एक इजीली डाइजेस्टिबल खाना है, पका हुआ खाना है, वो आप बार प्रकोप कर रहे हो और उससे आपको बीमारियां होंगी। जैसे ऐसा भी होता है लोग कुक्ड मील नहीं लेते, हम तो डाइट पे, हमने सिर्फ ना बॉइल्ड होगा ना कुक्ड होगा, जस्ट रॉ ईटिंग या हाफ रॉ ईटिंग हाफ वो करोगे तो बाकी आपकी डाइजेस्टिव फायर को करनी पड़ेगी और उतना ही उस पर लोड बनने का, और उतना ही गट आपकी उतनी ही फोर्सफुली वर्क करेगी, तो वो उल्टा हमारी ही अग्नि को हैम्पर हो रहा है ना। और कोई ऐसा डिजीज जिसमें आप डाइजेशन तो ठीक है, लाइक एब्जॉर्प्शन, लाइक IBS बहुत कॉमन है, बिल्कुल। तो उन पेशेंट्स के लिए आहार का क्या मतलब है, मतलब वो कैसे आहार अपना चेंज करें या क्या उसमें मॉडिफिकेशंस लाएं? हमारे IBS में बहुत अच्छा बोला गया है कि ये तक्रारिस्ट इज वेरी कॉमनली इंडिकेटेड है ना, तो हम उसमें क्या है कि लाइट डाइट लेके तक्र का प्रयोग करें। तक्र भी वो बोलते हैं मट्ठा, जिसमें थोड़ा सा दही और बाकी सब पानी है, बहुत अच्छे से उसको हम मिक्स करके फिर ले रहे हैं। उसमें भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो अभिसंधिकारी कुछ करें, दैट इंक्रीज योर डाइजेशन। और IBS को हम बहुत कोई ऐसा डिजीज ना लेके उसको हम ब्रेन इंड्यूस्ड, मतलब स्ट्रेस इंड्यूस्ड हम उसको लेते हैं कि जितना स्ट्रेस लेवल बढ़ता है पेशेंट उतना ही IBS के मोड में होता है। इसीलिए मैंने क्वेश्चन पुट किया बिकॉज ये बहुत ही कॉमन है, हर 3 में से 2 पेशेंट जो है वो IBS के हैं ही हैं। सेकेंडली एक IBS हो गया और सेकेंड कॉन्स्टिपेशन। तो ऐसा है कि मतलब सबसे पहले तो मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूंगी कि आप कॉन्स्टिपेशन लेते किस चीज को, क्योंकि लोग ऐसा करते हैं हमें मॉर्निंग में स्टूल पास नहीं हुआ दैट मीन्स आई एम कॉन्स्टिपेटेड, और वो फिर जाके रात को अपने आप ही कुछ भी ऐसी चीज ले रहे हैं जो इंड्यूस करे उस चीज को। तो क्या ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? नहीं, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं। बाकी अगर 24 आवर्स में किसी को जो है वो स्टूल पास नहीं हो रहा है तब हम उसको मान सकते हैं कि ही इज कॉन्स्टिपेटेड। अदरवाइज टाइम एंड ये सब आपके जो रूटीन है उसके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी वाटर इनटेक, आपका डाइजेशन, आपका खाना, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। जैसे बहुत से लोग होते हैं वो डाइट पे हैं और बोलते हैं कि हम कॉन्स्टिपेटेड है, आप उतना आहार ही नहीं ले रहे हो कि वो आहार रस और पित्त भाग अच्छे से बने, तो ऑब्वियसली वो उसमें भी इफेक्ट करे। और बहुत से लोग हैं जो घी नहीं लेते, बिल्कुल टोटली जो है वो ड्राई डाइट लेते हैं, तो उनको भी जो है वो कॉन्स्टिपेशन की जो है वो दिक्कत रहती है। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है डाइट में, तभी ये तो टोटली डाइजेशन रिलेटेड बीमारियां हैं, IBS भी और ये भी। तो आपका जैसा आहार होगा वैसे ही रिएक्ट करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि आप फोर्सफुल इवैक्यूएशन करा रहे हो स्टूल की, तो आपका डाइजेशन तो हुआ पर आपने एब्जॉर्प्शन अपना नील कर दिया, तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी बढ़ रही है इससे। बिल्कुल। जैसे मैम ने कहा कि घी लोग आजकल नहीं लेते ना, इंटेस्टाइन इतना ज्यादा ड्राई है, वो पुश कैसे करेगा कि भाग को,
हमारे इंटेस्टाइन को लुब्रिकेशन करने के लिए हमें घी लेना या कोई ऑयल लेना, पहले लोग तिल तेल पीते थे, घी पीते थे बहुत, तो वो इंटेस्टाइन ड्राई नहीं रहता था, वो लुब्रिकेट रहता था। जितना अच्छा लुब्रिकेट होगा उतना ही फ्लो से वो किट भाग नीचे की तरफ जाएगा, जितना ड्राई रहेगा उतना ही किट भाग बनता है। ऐसा नहीं कि वो नहीं बन रहा है, स्टूल तो बन रहा है लेकिन पास आउट नहीं हो पा रहा है। दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द ड्राइनेस ऑफ योर इंटेस्टाइन। गट प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगा। और जितने भी पर्गेटिव्स हैं दे आर आल्सो ड्राई नीचे, वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट तो बढ़ा रहे हैं पर वो ड्राइनेस को खत्म नहीं कर रहे हैं। तो कुछ टाइम के बाद पेशेंट बोलते हैं मैंने 5 महीने ये दवाई ली, अब मुझे ये दवाई असर नहीं कर रही है। वो क्यों असर नहीं कर रही है? क्योंकि ड्राइनेस हैज इंक्रीज्ड, और उसी की वजह से अल्सरेटिव कोलाइटिस, बिल्कुल, क्रॉन because डिजीज, root ये cause सब हम वही नहीं है। पकड़ रहे हैं, बिल्कुल। क्योंकि आप लॉन्ग टर्म ले रहे हो, वो कोई नहीं बताता ना, हिस्ट्री टेकिंग जब आप करते हैं देन भी कोई एक बार नहीं जिक्र करता कि ऐसा हुआ होगा, या है ना। ये मोस्टली तभी होते हैं जब हम किसी भी बुक से पढ़ के हम कुछ भी अपने मेडिसिन ले लेते हैं। एड्स एंड ये सब और these also contribute। वो कहते हैं ना, आधा अधूरा ज्ञान इज ऑलवेज डेंजरस, तो ये वही इफेक्ट है इसका। ठीक ठीक ठीक। और एक और क्वेश्चन है, क्या आहार में हम जल को लेते हैं या सिर्फ आहार दाल चावल या शाक जिसको हम वेजिटेबल्स फ्रूट्स या नट्स, या इसी में या जल आएगा या नहीं आएगा? एक्चुअली आयुर्वेद का कंसेप्ट है त्रिविध कुक्षी। त्रिविध कुक्षी में हम एक पार्ट जो है वो खाने के लिए रखते हैं, एक पार्ट जो है वो पानी के लिए रखते हैं और एक पार्ट जो है वो दोषों के लिए रखते हैं। तो जल इज नो डाउट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट, बट उसको कब लेना है? खाने के साथ ऑब्वियसली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि फिर आपका जो खाना है वो मतलब एक तरह से पानी में मिक्स हो जाए। तो आप खाने को बाहर पानी में मिक्स करके देखिए और उसको रखिए अंदर, वो थोड़ा सड़ना शुरू हो जाता है। तो इसलिए खाने के साथ जो है वो पानी मना किया जाता है, खाने से पहले लेना चाहिए ताकि आप खाना जो है वो सिर्फ एक भाग खाएं, ओवर ईटिंग ना कर सके, ना करें। इसके लिए खाने से पहले बोला, और जब खाना थोड़ा आमाशय से आगे चला जाए तो उसको फिर से जो है वो जल देना चाहिए। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए अराइज किया है बिकॉज क्या होता है, कुछ लोग फोर्सफुल पानी पीते हैं, लाइक 5-5 लीटर 6-6 लीटर, तो हमें इतना पानी तो शायद जरूरत भी नहीं होती है, वो एक बार में जितना पी लेते हैं। एक्चुअली ये कंसेप्ट है हाइड्रोथेरेपी करके, जिसमें पानी ही पीजिए आप पतले हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें जो है वो फॉर द शॉर्ट टर्म इफेक्ट डालती हैं, बट इन द लॉन्ग टर्म ये जो है ये बीमारी करती है, क्योंकि इससे आपके जो है वो दोष प्रकोप है। जो लोग 5 से 6 लीटर पानी पीते हैं, मेरे हिसाब से उनमें से 90% लोगों को जो है वो एसिड की दिक्कत होगी। मैंने इसीलिए, क्योंकि ऑलरेडी हमारा पित्त द्रव है और आप उसमें और द्रवता डाले जा रहे हो, तो वो जो है वो नेचुरली आप फिर उसके बाद उससे पित्त और ज्यादा जो है वो बनना शुरू। इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन अराइज किया था कि आप मतलब ये एक और नई बीमारी का रूट बनेगा, तो इसलिए पानी भी। और जो बहुत पानी पीते हैं उनको इन द लेटर स्टेज किडनी डिजीजेस भी सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि वो आप अपनी ऑर्गन पे यूजलेस लोड डाल रहे हैं। और किसी भी चीज का अयोग और अतियोग दोनों ही बुरा होता है, तो इसीलिए। और लास्ट में मेरा क्वेश्चन है कि क्या और अवेयरनेस हम अपनी सोसाइटी में, क्योंकि हम मना ही रहे हैं हर दिन हर घर आयुर्वेद, तो हर घर का तो हो गया, और हर दिन भी हम वही हर चीज किचन से शुरू हो रही है, ठीक है, और किचन में ही कुक कर रहे हैं और उसी से खाना आके सब खाते हैं, तो वो चीज़ तो हम कर ही रहे हैं। और क्या हम अवेयरनेस ला सकते हैं अपनी सोसाइटी में? जो सबसे बड़ी अवेयरनेस मेरे हिसाब से लानी चाहिए कि हम जो है वो इंडियन क्यूजीन और इंडियन डाइट को भूल कर जो है वो बाहर के क्यूजीन, कॉन्टिनेंटल हो गया, इटालियन हो गया, यूएस के बर्गर्स हो गए, ये सब हो गए, इन पे बहुत फोकस कर रहे हैं। तो पहली चीज़ तो वो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे देश ही नहीं है। जो हमारा देश नहीं है वो हमें उतने अच्छे से डाइजेस्ट भी नहीं होगा। जो हमारे रूट से, जैसे अब हम पंजाब में बैठे हैं और हम ज़्यादा साउथ इंडियन खा रहे हैं, तो वो हमें सूट नहीं होगा। वैसे ही अगर साउथ इंडिया वाले पंजाब का खाएंगे तो उनको सूट नहीं होगा। तो जैसा रीजन है उसके अकॉर्डिंगली डाइट होना बहुत बहुत ज़रूरी है, और सीजन के अकॉर्डिंगली डाइट होना बहुत ज़रूरी है। एंड अगेन सबसे बड़ी अवेयरनेस ये मेरे हिसाब से ये रहेगी कि जो खाना है वो फ्रेश हो और गर्म हो, और हो सके तो उसको माइक्रोवेव में ना करके आप जो है वो गैस पे गर्म करो, ठीक है। अगर आपको रीहीट भी करना पड़ रहा है, और सिर्फ एक बार आप उसको रीहीट करो, बार बार उस खाने को मत खाओ। ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए बोला कि आजकल का ज़माना बहुत तेज़ी का है, किसी के पास भी टाइम नहीं है। इवन सबसे ज़्यादा अगर आपने अपनी बॉडी से काम लेना तो वो फ्यूल तो आहार ही है, फूड इज़ द फ्यूल टू द बॉडी।
और इसी को अगर नहीं करेंगे तो कुछ तो ऐसी अवेयरनेस जैसे शॉर्ट ट्रिक्स या टिप्स जो हम दे सकते हैं। हाँ जी, आपको अगर खाना बनाना है सारे दिन का तो ज्यादा अच्छा है कि आप सुबह ही रात तक का खाना बना दो, इंस्टेड ऑफ रात को सुबह का खाना बनाओ। क्योंकि क्या होता है, जब वो रात्रि पड़ जाती है तो हमारे उसमें वो बासी खाना हो जाता है। जब रात पड़ जाती है तो सुबह का बना खाना अगर आप रात तक कंज्यूम करोगे तो वो ठीक है। रात का बना होगा तो आप फ्रिज में रखोगे, वो अल्टीमेटली वो बासी खाना हो जाएगा। और दूसरा 12 आवर्स का गैप या 6 to 8 आवर्स का गैप तो पड़ेगा ही, क्योंकि आपने एक मील के बाद वो अगला इसमें भी मील। हम कोशिश करें कि हम रोटी जो है वो फ्रेश रोटी ही तो बनाएं। फ्रेश। सब्जी को हम रीहीट करें इतना इशू नहीं है, लेकिन अगर रोटी को बार बार गर्म करेंगे तो वो विरुद्धाहार का कार्य करेगी। ओके, और खाना बन रहा है स्पाइसेस के साथ सॉल्ट जरूरी होता है, तो सॉल्ट का क्या आप टिप्स देंगे? सेंधव लवण जो है, जो सेंधव है आजकल मेरे को लगता है हर पर्सन वही यूज कर रहा है, तो आजकल इसलिए ट्रेंड तो में इसलिए है। असली सेंधव भी नहीं मिल रहा है। हाँ। ठीक है, उसकी वजह से ऐसा हो गया। बट देखो, सेंधव जो है वो भी बहुत जरूरी है, वो सबसे अच्छा बताया है। बट वो आयोडाइज्ड है नहीं आयोडाइज्ड है, आपको चाहिए नहीं चाहिए, वो सब आपने देखना है। अगर कोई थायराइड का पेशेंट है वो सेंधव नमक खाता रहेगा और उसका सेंधव जो है नॉन आयोडाइज्ड, अब तो आयोडाइज्ड भी आना शुरू हो गया, तो उसको जो है वो दिक्कत उसमें हेल्प नहीं करेगा, उसके लिए आयोडाइज्ड सॉल्ट ही चलेगा। और स्पेसिफिकली जैसे कुछ कंडीशंस है, जैसे बात अगर किसी की बहुत ज़्यादा है तो उसको सेंधव ना बोल के काला नमक बोलते हैं हम खाने को। और नमक ज़्यादा जो है वो उसको पकाने को मना करते हैं। इसके अलग अलग थ्योरीज हैं, कुछ बोलते हैं कि ऊपर से डालना चाहिए, कुछ बोलते हैं ऊपर से नहीं डालना चाहिए। तो जो आपकी बॉडी को, वैसे तो ऊपर से नहीं डालना चाहिए, बट फिर भी कुछ लोग हैं जिनको ये सूट करता है। जैसे अगर काला नमक है उसको कभी भी पकाना नहीं चाहिए, वो ऊपर से ही डालना चाहिए, स्प्रिंकल करना चाहिए। तो इस तरह से है। शायद इसीलिए अगर आप रायता या कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें लास्ट में नमक डलता है, हाँ। तो वो ऊपर से ही स्प्रिंकल ही होता है। वो और वो काला नमक ही ज्यादा डाला जाता है। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर सोनिका के लिए मेरा है कि नमक की बात होगी, अब जो घर में बनने वाले मसाले हैं तो उनका क्या रोल है डाइट में? जो हमारी बॉडी में जो बाय जा रहा है, जिसको हम वात बोल रहे हैं एक्सटर्नली, वो कहीं और से नहीं जाता, वो फूड से ही जा रहा है, राइट। तो अगर कई बार क्या होता है बॉडी में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस है तो हम मसाले यूज़ करते हैं, राइट। लाइक त्रिकटू, अगर चावल बना रहे हैं तो चावल, बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि चावल खाने से पेन स्टिफनेस ऐसा बढ़ता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम जीरा, दैट इज़ डाइजेस्टिव, त्रिकटू दैट इज़ ऑल्सो डाइजेस्टिव, जो बाय को मारेगा, तो हम उन चीज़ों का यूज़ करें, घर के मसालों का बेटर यूज़ करें अपनी डाइट में। तो उससे क्या होगा, एक्सटर्नली बाय जो है वो नहीं आ पाएगी बॉडी में, राइट। उससे पेन टेंडेंसी नहीं बढ़ती है। और चावल जब भी बनाते हैं उसके विद इन हाफ आवर वो कंज्यूम होनी चाहिए। उससे ज़्यादा लेट होते हैं तो वो पेन का कारण रहेगा ही रहेगा। बनते हैं। और जैसे मैम ने बोला कि किचन में सारा हमारी ट्रीटमेंट है, तो वात के लिए भी है, हींग है, ठीक है, मेथी है, पित्त के लिए भी मैम ने बताया धनिया है, कफ के लिए जो है वो काली मिर्च है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है वो आप आपके जो सीजन है और जो आपको कंडीशन है, अगर कोई मोटा है तो उसको जो है वो काली मिर्च ज़्यादा लेनी चाहिए, ठीक है। किसी को पानी रिटेन होता है बॉडी में तो उसको नमक नहीं लेना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है वो आप घर पे अपनी डाइट पे प्रैक्टिस करके अपनी 40% डिजीज जो है वो उससे क्योर कर सकते हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खाना खाने के बाद जीरा पानी लेते हैं, बहुत साउथ इंडिया में बहुत ट्रेंड है कि जब भी उनका खाना होगा तो होटल्स में भी उनको जीरा पानी दिया जाता है ना। दैट इज़ वेरी कॉमन, दैट इनहेंस योर डाइजेशन। बट उसका सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, अगर हम नॉर्थ में देखा जाए तो वो शतपुष्पा जिसको हम सौंफ बोलते हैं, और साउथ में दैट इज आल्सो हेल्पफुल टू एनहांस योर डाइजेशन। बट अब उस चीज को टॉफी, चॉकलेट और आइसक्रीम्स ने उसकी जगह ले ली है। जितना हैवी हम खाने के बाद कुछ हैवी ऐसा टॉफी चॉकलेट खाएंगे उतना ही अभिशंधि आहार में ज़्यादा कन्वर्ट होगी। जो ये 5 कोर्स मील है ये बेसिकली आयुर्वेद से ही आया है, पर आयुर्वेद में उसको हम षड्रस बोलते हैं। वो जरूरी नहीं है कि आपको 5 अलग चीज़ों में होना चाहिए, वो आपके 2-3 चीज़ों में भी हो सकता है। जैसे हमारे में जो मीठा खाने को बोला जाता है सबसे पहले बोला जाता है, पर अगर आप 5 कोर्स मील देखो तो डेजर्ट सबसे लास्ट में आता है। तो वो जो है वो आयुर्वेदिक आहार नहीं है। वो हालांकि इस चीज़ को ज़रूर फोकस करता है कि वो उसमें सारे रस हों, क्योंकि सूप्स अगर आप देखो तो वो कटु होते हैं, थोड़े से तीखे रहते हैं, ठीक है। कई बार अगर टोमेटो सूप है तो वो अम्ल रहता है। तो वो जो है वो कोशिश आयुर्वेदा डाइट की है, बट वो आयुर्वेदा डाइट नहीं है। हमारा पहले मीठा खाने को इसलिए बोला हुआ है ताकि आपका ज़्यादा पेट भर जाए और आप बाकी खाना उस हिसाब से खाओ।
और बात को भी शांत बिल्कुल, करेगा। बिल्कुल। और इसी के साथ धन्यवाद आप लोगों का, सबसे पहले तो इतना ज़्यादा नॉलेज देने के लिए और लिसनर्स का भी सुनने के लिए। और मैं आशा करती हूँ कि जितना भी आज की हमारी डिस्कशन हुई है ये आपके लिए फ्रूटफुल होगी। और इसी के साथ पहले तो हमारे जो आज के डॉक्टर साहिबान हैं उनका धन्यवाद और आपका भी धन्यवाद। जय आयुर्वेद।